Heredity and evolution. It's science 2 first chapter 10th standard. हेरिडिटी मतलब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. माँ बाप से जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में उसे कहते हैं हेरिडिटी. ठीक है, जो जीन्स ट्रांसफॉर्म होते हैं माँ बाप से बच्चों में, जिसकी वजह से माँ बाप बच्चों के कैरेक्टर माँ बाप की तरह सिमिलर रहते हैं. मतलब बच्चा माँ या बाप की तरह दिखता है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच होंगे. ठीक है, यानी आवाज़ सेम होगी या लुक सेम होगा. देखो, आप अपने मम्मी या पापा की तरह, मम्मी या पापा या दोनों की तरह आप दिखते हो, या आपका स्किन टोन है या आपकी आवाज़ है. ठीक है, वो सब क्यों है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, एवोल्यूशन मतलब वेरिएशन. ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब बदलाव आया, चेंजेस आया, धीरे 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 जो भी चेंजेस आया उसे कहते हैं एवोल्यूशन. ठीक है, हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से जो जीन्स आए, ठीक है, माँ बाप से बच्चों में, यानी एक जनरेशन से अगले जनरेशन में, या एक पीढ़ी से अगली आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होंगे, उसे कहते हैं हेरिडिटी. एवोल्यूशन उस जीन्स में जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नया इवॉल्व हो रहा है, उसको कहते हैं एवोल्यूशन. ठीक है, देखो, एवोल्यूशन का प्रॉपर मीनिंग है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस. स्लो एंड ग्रेजुअल्स, धीरे धीरे लेकिन लगातार, थोड़ा लगातार बदलाव आते रहना. ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाना. इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन. ठीक है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म विच हेल्प्स हिम हर, जो भी विच हेल्प्स हिम टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन. हम लोग और डिटेल में एवोल्यूशन को पढ़ेंगे. चैप्टर के देखो 2 पार्ट है. फर्स्ट पेज पूरा हेरिडिटी पे है, फर्स्ट पेज सिर्फ. अब बाकी जो 4-5 पेजेस है सारे एवोल्यूशन पे है. सिर्फ फर्स्ट पेज हेरिडिटी पे है जो टफ है. यही सब फर्स्ट पेज ही थोड़ा सा टिपिकल है. बहुत कम लोग इसको समझा पाते हैं. तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ कि आप ध्यान दो, क्योंकि इसमें ध्यान की बहुत ज़रूरत है. पहला फर्स्ट पेज नंबर 1 और 2 ये हेरिडिटी है, और इसको कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, एवोल्यूशन इजी, आप जल्दी से समझ जाओगे, बट हेरिडिटी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है. सिंपल. तो फर्स्ट, हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस. देखो, हेरिडिटी क्या है? मैंने आपको बताया, सेम जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, सेम जीन्स का कैरी होना, मतलब सेम जीन्स का आगे ट्रांसफॉर्म होना, उसको हेरिडिटी कहते हैं. हेरिडेटरी चेंजेस इसको कहते हैं वेरिएशन, बदलाव आना, जीन्स में जो भी बदलाव आया. You know that heredity is the transform of biological character from one generation to another generation via genes. तो ये डेफिनेशन हो गया आपका हेरिडिटी का. अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज डिफाइन हेरिडिटरी या व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप ये लिख सकते हो, इट इज यहाँ से लिख सकते हो, सॉरी, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू जीन्स. वाया मतलब थ्रू. ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल इज द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन फाउंडर है? मेंडल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. ठीक है, 1886 के वक्त से उनको एक लंबा सा समय लगा समझने के लिए. क्या समझने के लिए? हेरिडिटी. किसको? ग्रेगर मेंडल को. ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा मेंडल के बारे में. मेंडल 9th में आगे एक चैप्टर है जिसमें आप मेंडल्स के बारे में पढ़ोगे और डिटेल में. अभी यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं. ये एक प्रीस्ट थे जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने जीन्स को समझा. ठीक है, तो मॉडर्न जेनेटिक के पॉइनर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक. पॉइनर मतलब फाउंडर. ठीक है, in 1901 the reason behind the sudden changes were understood.
देखो जीन्स में जो सडन चेंज आते हैं जिसको हेरिडिटरी चेंजेस कहते हैं, या मैं उसको वेरिएशन भी बता रहा हूँ, उसको वेरिएशन भी कहते हैं। ये जो सडन चेंजेस है इसका रीज़न कब पाया गया? 1901 में। फर्स्ट रिसर्च मेंडल की, सेकेंड 1901 में। ये जो सडन चेंज है जिसको म्यूटेशनल कहा जाता है, ठीक है, म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थियोरी ऑफ हुगो डी फरेस। ठीक है, किसने खोज की थी? नेक्स्ट, मीनवाइल इन 1902, उसके एक साल बाद, वॉल्टर एंड सुटन ऑब्जर्व द पैड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर, अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। उसके एक साल बाद वॉल्टर और सुटन, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या खोजा? पैड क्रोमोसोम। ठीक है, ग्रासहॉपर के सेल्स में क्रोमोसोम जो पैरिंग में रहता है, इसकी खोज की। इसके पहले कोई साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था इसके बारे में, जो इन लोगों ने खोज की, वॉल्टर एंड सुटन ने। कब? 1902 में। रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये पता चला कि जीन्स क्रोमोसोम के थ्रू कैरी होता है, यानी क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए या जीन्स, ठीक है, तब उस पर रिसर्च होने लगी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पे रिसर्च होने लगी। ऑलराइट, थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट, फिर साल 1944 में, यानी और 1902 के बाद डायरेक्ट 1904 में, 3 साइंटिस्ट, ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट मतलब 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, क्या नाम है? ऑस्टवर्ड, एवरी, मैकलीन, मैककार्टी एंड कोलिन मैकलियोड, प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये जो 3 ग्रुप था साइंटिस्ट का, ऑस्वेल्ड वेरी, मैकलीन, मैककार्टी एंड कोलिन मैकलियोड, ठीक है, इन्होंने क्या प्रूव किया कि वायरस को छोड़कर, वायरस के अलावा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ठीक है, जेनेटिक यानी जीन्स, डीएनए। ऑलराइट, आगे इन 19, देखो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इट्स इंट्रोडक्शन, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। डोंट थिंक कि अरे इंट्रोडक्शन है फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से दे आस्क इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इसमें से पूछे जाते, ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आता है इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है तो डोंट थिंक वेस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स आएगा। इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell। ठीक है, ये 2 फ्रेंच के साइंटिस्ट है। जेनेटिसिस्ट मतलब जीन्स के माहिर, जीन्स के इंजीनियर, या जीन्स के आप बोल सकते हो जीन्स के साइंटिस्ट। ठीक है, इन लोगों ने एक थियोरी रखी, एक मॉडल प्रपोज किया कि प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है, सेल के अंदर प्रोटीन कैसे बनता है। देखो हमारे बॉडी में जो मसल्स है ना, दोज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन बनता कहाँ है? सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस में बनता, मतलब एक पूरा प्रोसेस है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इन लोगों ने एक मॉडल रखा, ठीक है, किसके आधार पर? बैक्टीरिया के सेल के आधार पर, कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर डीएनए की मदद से प्रोटीन बनता हुआ, ऐसा इन लोगों ने एक मॉडल बनाया। ठीक है, मतलब प्रूफ किया, साबित किया, लोगों को दिखाया। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए, और इसकी मदद से डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड्स है, अभी आपको नेक्स्ट पेज पे पता चलेगा जेनेटिक कोड क्या है, ये ओपन हो गया, मतलब अनकवर हो गया, एक्सपोज हुआ, लोगों तक पहुंचा। ठीक है, देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज, और इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शुरू हो गई, यानी डीएनए में फेरबदल कर सकते हो आप, डीएनए में क्या बोलते हो उसको, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आप डीएनए में चेंजेस ला सकते हो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएंगे। ठीक है, और इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एमर्ज्ड, इसके बाद टेक्निक आ गई, क्या नाम है टेक्निक का? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच हैज़ अ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिसका एक बड़ा सा स्कोप है, रोल है। ठीक है, क्या फ़ायदा जेनेटिक इंजीनियरिंग करके? देखो क्या फ़ायदा यहाँ दिया है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है।
व्हाट आर द यूजेस ऑफ, क्या फ़ायदा क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सिग्निफिकेंट क्या है, तो यहाँ पर द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। ठीक है, जो हेरिडिटरी की साइंस है, हेरिडिटरी की साइंस ये बहुत मददगार है, किस में मददगार है, पता लगाने में। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, क्या पता लगाना, हेरिडिटरी डिसऑर्डर का पता लगाने में। हेरिडिटरी डिसऑर्डर मतलब जो बीमारी जनरेशन से फ्लो हो रही है, ठीक है, उसका डिसऑर्डर, ठीक है, उसका इलाज एंड प्रिवेंशन, और उससे कैसे बचा जा सकता है। क्या पता लगा, क्या किसमें मददगार है, पता लगाने में, इलाज करने में और बचाव के लिए। ठीक है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। प्रोडक्शन, इसके अलावा सेकेंड सिग्निफिकेंस यहाँ दिया है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। और हेरिडिटी की मदद से, ठीक है, मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आप हाइब्रिड मतलब अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स और प्लांट्स बना सकते हो। यानी देखो जो वीक जीन्स वाले प्लांट्स, मतलब जो वीक एनिमल्स है या बोलते हैं ना लो इम्यूनिटी वाले एनिमल्स है, उनके जीन्स में बदलाव कर देंगे और आप हाई यील्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के एनिमल्स आप बना सकते हो। जैसे हमारे यहाँ वी यूज़ चिकन एंड मटन, तो चिकन तो अच्छी क्वालिटी की चिकन, ठीक है, जिसमें अच्छा मीट हो और वो फटाफट ग्रो हो, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हाइब्रिड एनिमल्स पैदा करते हैं। ठीक है, जो हाइट और वेट ज़्यादा गेन करते हो एक्सेट्रा। वरना आप देख सकते हो जो हमारी गावटी मुर्गी होती है, देसी मुर्गी कहते हैं उसको आप देखो, उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है और जो बॉयलर चिकन मिलता है शॉप पर, उसका आप साइज़ देखो कितना बढ़ता है। तो वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स भी वैसे ही, खेतीबाड़ी में जो प्लांट्स यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और माइक्रोब्स का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग करते हैं। देखो अब तुम बोलोगे सर माइक्रो, तो ये माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी में आपको आएगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं दूध से दही, छाछ, पनीर बनाने में। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इंसुलिन बनाने में। इंसुलिन एक मेडिसिन है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, फार्मा इंडस्ट्रीज़ मतलब मेडिसिन, केमिस्ट्री, दवाई वाली इंडस्ट्री जहाँ दवाई बनती है। ठीक है, सो बाय दिस आई फिनिश द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, मैंने क्वेश्चन मिस किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, नहीं तो बोलेंगे सर ने क्वेश्चन मिस गायब कर दिया। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। सेल का कौन सा, न्यूक्लियस के अंदर सेल का कौन सा हेरिडिटरी कैरेक्टर, तो कौन है वो, आई सेड क्रोमोसोम। देखो ऐसा लिखना है, जीन्स डीएनए, जीन्स ऑफ डीएनए, जीन्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विच आर इन क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए के अंदर जो कोड्स रहते हैं उसको जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, तो डीएनए हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरीज करते हैं। ठीक है, डीएनए के बोलते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स को, डीएनए बहुत लंबी सी चेन है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को आप जीन्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप जीन्स और डीएनए ऑलमोस्ट सेम है। What do we call the process of transfer of physical and mental character from parents to progeny? पेरेंट से अगली पीढ़ी में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स है, मतलब जो जीन्स है, एडिनाइन, थायमाइन, गायोनाइन, साइटोसाइन, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसे क्या कहते हैं, तो मैंने आंसर बता दिया, डीएनए। अभी आगे आएगा, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। इधर आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आंसर के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए, अब मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, आप बना सकते हो, या आप गूगल पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सर्च मारोगे तो आपको स्ट्रक्चर के इमेजेस मिल जाएंगे, और आरएनए के भी।
ठीक है। आरएनए तो अभी वैसे आपको ज़्यादा सर्च मारने की भी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, पेज नंबर 2 पे, और स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी है, ठीक है। सो डोंट वरी, फर्स्ट आंसर इसका आंसर है पीछे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव नेम ऑफ सम डिसऑर्डर। जीन से होने वाली डिसऑर्डर, देखो डिसऑर्डर मतलब डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ कमी, कुछ जैसे बॉडी में खून नहीं बन रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या खून के सेल्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ बीमारी, दैट इज़ अ डिसऑर्डर, ठीक है। वो कोई डिजीज़ नहीं है, वो डिसऑर्डर है। बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, उसको कहते हैं डिसऑर्डर। और बॉडी में जर्म्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा आ गए, जो भी है, जिसकी वजह से तुम बीमार हो गए हो, बुखार आ रहा है और फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो दैट इज़ डिजीज़। तो डिजीज़ और डिसऑर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। हाँ, दोनों का कॉमन डेफिनेशन है क्या, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ या माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़ और डिसऑर्डर। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम पूछा है, तो यहीं पे है, सॉरी वो भी नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। सिकल सेल अनामिया है, डाउन सिंड्रोम है, आपने पढ़ा होगा, देखो ये रहा सिकल सेल अनामिया, ये डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब इसमें सेल्स का जो शेप होता है, देखो ब्लड सेल ऐसे रहते हैं, ठीक है, और इसमें सिकल सेल में इसका शेप चेंज हो जाता है, ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इसको, काजू टाइप या राजमा टाइप, ठीक है। तो ये दोनों में इतना फ़र्क है, मतलब इसका शेप, और वो सेल्स समझ लो ना, वर्क नहीं करते प्रॉपर, सिकल सेल्स, जिसकी वजह से जिसको भी डिसऑर्डर रहता है वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाता है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये नेक्स्ट है, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हेरिडिटरी और वेरिएशन, यानी हेरिडिटरी चेंजेस क्या है, अब क्या है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। देखो ये सब आंसर में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसक्रिप्शन या डिफाइन ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तो इसमें आपको मिलेगा, ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसमें मैं आपको मार्क भी करके दूंगा विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, असल में ये है क्या पूरा प्रोसेस, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। ये जो भी प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स है। हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन, ठीक है, हमारा जो मसल्स है प्रोटीन से बना है, प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, ये पूरा उसमें है। मतलब फर्स्ट पेज जो है पूरा उस पे ही है, ठीक है, कि बॉडी में प्रोटीन कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि प्रोटीन बॉडी में कैसे बनता है, प्रोटीन यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, बॉडी में। सो विद द हेल्प ऑफ आरएनए, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the body। RNA की मदद से जीन्स जो मौजूद है DNA के फॉर्म में, जीन्स जो मौजूद है DNA के रूप में, वो पार्टिसिपेट करते हैं, जीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, किसमें, फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड thereby कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, सेल के काम करने में और स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बॉडी का कौन कंट्रोल, इन लोग करते हैं, ठीक है, कौन, जीन्स। आरएनए की मदद से जीन्स सेल की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल और उसमें पार्ट लेते हैं, और बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करके उसमें हिस्सा रहता है, ठीक, उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। जीन्स, जीन्स जो डीएनए का एक ग्रुप है, किसकी मदद से, आरएनए की मदद से। ये बहुत, इसके लिए मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ। Information about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body। देखो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन है कि प्रोटीन कैसा, कौन सा, कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन कौन सा, कैसा और कितना सिंथेसाइज होगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, डीएनए में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी, और ज़रूरत के हिसाब से प्रोटीन बनते रहना ज़रूरी है बॉडी के लिए, टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, बॉडी में प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू दी आरएनए। प्रोटीन
किधर बनेगा, डीएनए पे, डीएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन किसकी मदद से, आरएनए से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। प्रोटीन बनेगा डीएनए में आरएनए की मदद से, ठीक है। ये प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट को ब्लैंक्स वगैरह जिसके लिए भी आपको चाहिए आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन सेंट्रल डोग्मा, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, या फिर रहेगा ऑप्शन में आएगा नेक्स्ट। अभी देखो आरएनए 3 टाइप्स के रहते हैं, आरएनए जो है वो 3 टाइप के रहते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आरआरएनए, ठीक है। आपको तीनों में बाद में मार्क करूंगा, अभी मैं एक मार्क कर रहा हूँ, एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए, जैसा जैसा न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है उसके हिसाब से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा ये, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो ये है ना, ये डीएनए की सीक्वेंस है, यहाँ पे डीएनए ब्रेक हो गया, ये डीएनए आप देख सकते हो, ये डीएनए था पूरा और ये यहाँ पर ब्रेक होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए ब्रेक हो रहा है, मतलब स्प्लिट हो गया, ब्रेक नहीं हुआ, स्प्लिट हो गया। अच्छा पहले आपको बता दी न्यूक्लियोटाइड क्या है। देखो ये सी जी टी ए टी, ये जब लिखा है ना, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गुआनिन, ठीक है। ये 4, ए एडिनाइन, टी थाइमाइन, सॉरी ए टी साइटोसाइन और, ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब मैंने इनका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट लिखा है, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनिन, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है, इसकी स्टोरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन अब आप जनरली खाली ये स्ट्रक्चर देख लो, इसमें न्यूक्लियोटाइड देख लो, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये सब बॉन्ड में रहता है। आप डीएनए का स्ट्रक्चर जब देखोगे ना तो ये ऐसे ही कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्प्लिट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, स्प्लिट हो गया और नया ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे नया सिंथेसाइज हो रहा है, ये नया सिंथेसाइज हो रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी ऐसी सब आप समझ सकते हो, ये बॉन्डेड है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर स्प्लिट हो गया डीएनए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रैंड अलग, इसको एक स्ट्रैंड बोलते हैं, और नीचे वाला एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड रहता है, डीएनए आर डबल स्ट्रैंडेड, और फिर यहाँ पे वापस जुड़ते जाएगा, यहाँ पर वापस जुड़ते जाएगा, ठीक है। देखो जब ये यहाँ पर एंटर हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ऊपर वाला स्ट्रैंड अलग, नीचे वाला स्ट्रैंड अलग। नीचे वाले स्ट्रैंड में देखो आप यहाँ पर एमआरएनए जुड़ता जा रहा है, एमआरएनए, और एक नया स्ट्रैंड बनना है एमआरएनए का। यहाँ पर आप देखो 2 स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 स्ट्रैंड है, 1 2 3। तो ये जो नया स्ट्रैंड है ये जनरेट, मतलब ये फॉर्म हो रहा है, नया स्ट्रैंड पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये नया सिंथेसाइज हो रहा है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है किसकी मदद से, डीएनए की मदद से। डीएनए यहाँ से अंदर आते ही स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और देखो नया आते ही स्प्लिट हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये नया सिंथेसिस होके अटैच होते जा रहा है इसको, और फिर ये पॉइंट पे आके फिर से डिटैच हो जाएगा, फिर से एमआरएनए अलग होता जाएगा, एमआरएनए का स्ट्रैंड, और ये जो पहले से बॉन्डेड था ना वो बॉन्ड वापस बन के वापस डीएनए बाहर, यानी एंट्री होते वक्त स्प्लिट होगा, यहाँ पे कुछ नया डेवलप हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्ट्रैंड है, और ये जो पहले वाले थे वैसे ही वो बॉन्ड होंगे पहले की तरह ही, लेकिन एक बीच में नया स्ट्रैंड प्रोड्यूस होते जाएगा यहाँ पर, और वो है एमआरएनए, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि इससे ये सिंथेसिस जो हुआ यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, कैसे आगे देखेंगे, फिलहाल तो ये एमआरएनए है, ठीक है। सो एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, ए टी सी जी, जो भी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड पे डीएनए का, उसके हिसाब से एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओनली 1 ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। मैंने आपको बताया डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, लेकिन उसमें से एक ही यूज़ होगा ये प्रोसेस में, ठीक है।
द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA being produced is always complementary to DNA strand used for the synthesis, ठीक है। और जो mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस होगा वो DNA के स्ट्रैंड्स का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। DNA के स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। ये देखो, आप देख सकते हो A और T का बॉन्ड रहता है, C और G का बॉन्ड रहता है, ठीक है। देखो मैं आपको पहले पार्टनर बता दूं, हमेशा A और T बॉन्ड करते हैं और C और G का बॉन्ड बनता है, ATCG। अब इसमें U भी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो, AT बॉन्ड होता है, CG बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन mRNA में T की जगह पे U आता है, यूरासिल, बस इतना ही फ़र्क है। DNA में ATCG का बॉन्ड रहता है, DNA में AT और CG बॉन्ड रहता है। AT बॉन्ड बनेगा, इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और CG का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर mRNA फॉर्म हो रहा है तो U की जगह पे, T की जगह पे U आएगा बस, ऑलराइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, A और G का बॉन्ड या C और T का बॉन्ड नहीं होगा, CU का बॉन्ड नहीं होगा, तो आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, A का कॉम्प्लीमेंट्री है T, यानी एडिनाइन का थाइमाइन, और साइटोसाइन का गॉन, ठीक है। या G का C, T का A, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर यहाँ पर T है तो A बनेगा, T है तो A बनेगा, A है तो T आना चाहिए, लेकिन T नहीं आता है, U आता है, यूरासिल। T को U रिप्लेस करता है, T रिप्लेस्ड बाय U। mRNA में T इज रिप्लेस्ड बाय U, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल देख लो। अच्छा, C G, G है तो C, ठीक है। T है तो A, T है तो A, A है तो U, A है तो U, A है तो U, दिखा आपको, ठीक है। वापस बता दूँ एक बार, देखो, A है तो U, इधर T है, T है तो A है तो T नहीं आता है, U आता है, बस इतना याद रखना है। C का G, G का C, T का A, T का A, और A है तो U, A है तो U, ठीक है, समझा। फिर आगे आप बोलोगे C है तो C का G आएगा, C है तो फिर G आएगा। ये सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से ब्रेक होके नहीं आ रहा है, ये नया बन रहा है, ठीक है। और ये कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। ये प्रोसेस जो हो रहा है ना, जो सिंथेसिस हो रहा है mRNA का, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। सेल है, सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है वहाँ पर ये प्रोसेस चालू रहता है, ठीक है। बिसाइड देयर इज अ यूरासिल इन RNA इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इन DNA, ठीक है। देखो यहाँ पे DNA में थाइमाइन था, उसकी जगह यहाँ यूरासिल इन RNA, ठीक है। DNA में थाइमाइन होता है और RNA में उसकी जगह यूरासिल रहता है, बाकी सब सेम। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसाइज इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो RNA का बनने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन चाहिए ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ से लेकर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा आप डिफाइन में लिख सकते हो यहाँ तक, ठीक है, ऑलराइट। तो mRNA कैसे बनता है, ये पूरा प्रोसेस आता है ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन अभी आगे, ट्रांसक्रिप्शन के आगे सेकेंड कौन सा है? ट्रांसलेशन। वो क्या है? नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 2, द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। देखो mRNA न्यूक्लियस में बनता है और न्यूक्लियस में फॉर्म होने के बाद वो बाहर आता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA, और वो DNA से कोड करके मैसेज लाता है, ठीक है। ये जो mRNA है ये न्यूक्लियस के बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसने अपने साथ क्या लाया है? कोडेड मैसेज, जो DNA से कोड करके लाया है, ठीक है। कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। दिस मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। ये मैसेज में क्या रहेंगे? कोड्स। किसके कोड्स रहेंगे? अमीनो एसिड्स के, ठीक है। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। हर एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के रहेंगे, हर एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड से बना, 3 न्यूक्लियोटाइड का रहेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन, और इसी को ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। हर एक कोड, देखो ये mRNA है तो यहाँ पर हर एक कोड 3 3 3 3, इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, ठीक है। हर एक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का रहेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।
हर एक कोड 3-3 के ग्रुप का रहेगा। देखो 1 2 3 यहाँ पर, और फिर आगे 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोडॉन, थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि और क्लियर दिखे, वैसे डार्क इमेज है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 3-3 का ग्रुप, इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो ये कौन है? mRNA। mRNA न्यूक्लियस के बाहर आ गया, जूम करना पड़ेगा, या mRNA न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा और वो अपने साथ कोडेड मैसेज लाएगा DNA से, ठीक है। मैसेज में क्या होगा? कोड्स रहेगा अमीनो एसिड का। द कोड्स ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। हर एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड कंसिडर होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, और इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। नेक्स्ट, Dr. Hargovind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid. ठीक है, ये एक इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया के साइंटिस्ट है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, किसमें? ट्रिपलेट कोडॉन की डिस्कवरी में, ठीक है। इनका बहुत मुख्य योगदान रहा है। 20 अमीनो एसिड के ट्रिपलेट कोडॉन का इन्होंने डिस्कवरी की है, और इनको अपने काम के लिए, इनके काम के लिए क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ मिला है 1968 में, ठीक है। इनको और इनके साथ जो 2 साइंटिस्ट थे उनको भी, इनके साथ दो साइंटिस्ट थे, इनके काम के लिए तीनों ने मिलकर ये किया है काम, ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्कवरी की है, और उसके लिए उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा अलग है, जीके है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन बिकॉज इट्स हमारे देश का किसी ने कुछ किया है तो वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। मतलब हमारे देश के साइंटिस्ट भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी रिसर्च किए, लेकिन जब हमारे सामने नहीं आता तो हमें लगता है अरे हमारे देश ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। नेक्स्ट, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। हर एक mRNA का जो स्ट्रैंड होता है उसमें हज़ारों ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, ठीक है। एज पर द मैसेज ऑफ ऑन mRNA, अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA। अभी mRNA में जैसा मैसेज रहेगा, देखो ये mRNA का ट्रिपलेट कोडॉन है, तो जैसा mRNA रहेगा वैसा अमीनो एसिड कौन सप्लाई करेगा? tRNA, ये tRNA, ठीक है। और ये प्रोसेस होगा राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम जो सेल में एक कंपोनेंट है, सेल का एक सेल ऑर्गेनेल से, राइबोसोम के अंदर mRNA जैसे शिफ्ट होते जाएगा, जैसे ये हो गया, आगे सरकेगा, आगे सरकेगा, आगे सरकेगा, ठीक है। जैसे यहाँ है ना, तो शिफ्ट होके आगे, फिर ये 3 और आगे, ऐसा शिफ्ट होके पूरी ये जितना पूरा स्ट्रैंड है पूरा राइबोसोम से पास होगा, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम कुछ जैसे 6 है यहाँ पे, एट अ टाइम 6 या 6 7 जो भी है, 6 या 9 या 3 इतने ही पास होंगे एट अ टाइम, ठीक है। अच्छा, जो राइबोसोम में अभी है उसमें देखो tRNA लाकर tRNA 3 एंटीकोडॉन लाकर फिट कर रहा है, 3 एंटीकोडॉन, इसको एंटीकोडॉन बोलते हैं। देखो ये जो कोडॉन है ना 3 का पैक, इसका एंटीकोडॉन ये लेकर आएगा। एंटीकोडॉन मतलब अगर यहाँ पर A है तो ये T लाएगा, अगर C है तो G आएगा, अगर फर्स्ट A है तो इधर T रहेगा, सेकेंड C है तो G रहेगा, थर्ड T है तो A रहेगा, ऐसा। सॉरी U है तो U का अपोजिट A रहेगा, ठीक है। तो एंटीकोडॉन कौन लेकर आ रहा है? tRNA मतलब ट्रांसफर RNA, tRNA, T स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA, ठीक है। तो 6 इसमें से जाएगा, यानी 6 का एक पैकेट 3 मूव होता जाएगा, ये फिट हुआ, अगला आया, ये फिट हुआ, अगला आया, ऐसा पूरा स्ट्रैंड इसमें से पास होगा राइबोसोम से, ठीक है। सो लेट्स सी। और rRNA, ये rRNA मतलब राइबोसोमल RNA। देखो 3 टाइप के RNA है, tRNA ट्रांसफर RNA, mRNA यानी मैसेंजर RNA, और तीसरा है rRNA यानी राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो ट्रांसफर RNA यहाँ पर एंटीकोडॉन्स लाके फिट करते जा रहा है, ठीक है।
और एक नई चीज़, मतलब यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड सीक्वेंस, नया ट्रेंड सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो जो टीआरएनए ला रहा है एंटी कोडॉन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस में कोडॉन को ला रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ तक। अगर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन लिखना है या फिर या डिस्टिंग्विश में पॉइंट ऐड करना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी। The amino acid brought by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है tRNA, ये आपस में बॉन्ड बनते जाएगा, ये आपस में जुड़ते जाएंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड बनते जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड से वो जुड़ते जाएंगे। किसके अंदर जुड़ेंगे? राइबोसोमल आरएनए के थ्रू। राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए के थ्रू जुड़ते जाएंगे, ठीक है, आरआरएनए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। ये प्रोसेस में ये जो राइबोसोम है ये मूव होते रहेगा। राइबोसोम मूव होगा, ये नहीं, सॉरी मैंने गलती से पहले ये मूव होगा बोला। राइबोसोम 3 कोडॉन आगे मूव होगा। जैसे ये 3 हो गया जॉइंट, ये 3 का पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो राइबोसोम इधर शिफ्ट हो जाएगा अगले 3 पर, फिर अगले 3 पर, फिर अगले 3 पर। तो पूरे स्ट्रैंड से राइबोसोम पास होगा, यानी राइबोसोम आगे मूव होता जाएगा। राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अदर एंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्या आंसर है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है ना, तो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू अदर एंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सच मैनी चेन्स कम टूगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और फिर सारी जितनी भी ऐसी चेन बनी हैं, ऐसी जितनी भी चेन बनी है सब नज़दीक आ जाएगी और क्या बनेगी? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है। सिंपल प्रोटीन नहीं, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हाईली क्लच्ड, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छा एक्सेट्रा। सिंपल मतलब स्ट्रेट, वैसा। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, गुच्छा। This protein control various function in the body of living organism and their appearance too. ये प्रोटीन बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है और उनका अपीयरेंस भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा इंडिविजुअल पैदा कर सकता है, किसकी वजह से? जीन्स की वजह से ही, सिर्फ जीन्स की मदद से, मतलब सिर्फ जीन्स के थ्रू ही, दूसरा कोई और चीज़ नहीं है। एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज। और उसमें से कुछ जीन्स अगली पीढ़ी में जाते हैं बिना किसी बदलाव के। तो जो जीन्स पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं बिना बदलाव के, उसको कहते हैं हेरिडेटरी, ठीक है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। जिसकी वजह से माता पिता के कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, अब उनके बच्चों में पाए जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स। कभी कभार जीन्स में कुछ अचानक का बदलाव आ जाता है, ठीक है। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन। कभी कभार क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह बदल देता है, ठीक है। दैट कॉज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट म्यूटेशन। जिसकी वजह से छोटा मोटा बदलाव आ जाता है जीन्स में, जो कुछ नहीं बल्कि म्यूटेशन है, उसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर आप, ये है मेन सीक्वेंस। अचानक में क्या हुआ? यहाँ पर से ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक कुछ ब्रेक हुआ अंदर सीक्वेंस में, और सीक्वेंस चेंज हो गया। मतलब ओल्ड सीक्वेंस हट गया, न्यू सीक्वेंस लग गया, रिप्लेसमेंट हो गया। तो इसको कहते हैं म्यूटेशन, इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है।
अभी म्यूटेशन माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। तो क्या है देखते, म्यूटेशन। नेक्स्ट, सम म्यूटेशन में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशन बहुत छोटे हो सकते हैं लेकिन कुछ तो मेजर यानी कंसिडरेबल, काउंटेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। और म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर, सेल का डिसऑर्डर, जीन्स का डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया क्या है, सेल का शेप चेंज हो जाता है। ब्लड सेल जो जनरली सर्कुलर रहते हैं ऐसे, वो ऐसे शेप के हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड सेल, आरबीसी ये शेप से ये शेप का हो जाता है। ये जीन्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है। दिस इज एवरलास्टिंग प्रोसेस, ये हमेशा बाकी रहने वाला प्रोसेस है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमेशा बाकी रहने वाला प्रोसेस है और ये एक प्रूफ है। किसका प्रूफ है, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। डार्विन ने जो थियरी बनाई है नेचुरल सिलेक्शन, उसका प्रूफ है। ऑलराइट, डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आगे हम पढ़ेंगे। तो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का एक पार्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर का एक पार्ट हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा, हेरिडेटरी क्या है, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के 3 प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और यही सबसे चैप्टर का टफ पार्ट है, क्योंकि इसके बाद से जो एवोल्यूशन है नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का, यहाँ से पूरा चैप्टर इजी है। सो एवोल्यूशन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप मेरा ये वीडियो समझा आपको। एवोल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर करो। थैंक यू।